सचिंद्र जी, आपने विगत के व्याख्यानों में भारत की जन्मना जातीय उत्पादन एवं सेवा प्रणाली बर्थ बेस्ड कास्ट प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम को सामाजिक मानव मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली सोशल मैन मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम बतलाया है। जाति व्यवस्था की इस वैज्ञानिक व्याख्या अब तक नहीं की गई है। धरती पर मानव समाज के प्राकृतिक परिवेशों में विकसित संतुलता मूलक शील संयम वाली कम्युनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली तथा अभाव मूलक संघर्षात्मक व्यक्तित्व अस्तित्ववादी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली में भी सामाजिक व्यक्तियों ने उतने ही सभ्य सुसंस्कृत रोजगारों को विकसित किया है जितने सुसभ्य सुसंस्कृत रोजगारों को प्रचुरता मूलक वर्ण समाज के गर्भ से विकसित जन्मना जातीय समाज के सामाजिक व्यक्तियों ने किया है। फिर केवल जन्मना जातीय उत्पादन एवं सेवा प्रणाली को ही राज सत्तात्मक समाज सत्तात्मक संवैधानिक सामाजिक मानव मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली क्यों बना दी गई है? इस प्रश्न सूत्र रूप उत्तर सरलता से समझ में नहीं आती है। यह सूत्र ब्रह्म सूत्र के अथासो ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में है। आप इस सूत्र की तार्किक व्याख्या विस्तार से करने की कृपा करें जिससे कि दुनिया के जिज्ञासु लोग इसे समझकर भारतीय समाज की वैज्ञानिक संरचना को स्वीकार कर सकें। श्रेष्ठ सुरभ जी, भारतीय जन्मना जातीय उत्पादन एवं सेवा प्रणाली सोशल मैन मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम है। इस भौतिक नियम को यदि समझ लिया होता तो भारत की सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक विकास हो गया होता। अब तक तो इसे केवल दही चूड़ा खाने वालों का समाज समझा गया है, ब्राह्मणवादी समाज समझा गया है, धार्मिक समाज समझा गया है। अरे यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी जैसे वैज्ञानिक समझदारी वाले लोगों की पार्टी कहलाती है, इन्होंने भी कहा जो जात व्यवस्था एक जड़ीभूत दृढ़ीभूत धार्मिक व्यवस्था है। क्या सब ऑब्सक्यूरेंटिज्म, एकदम ऑब्सक्यूरेंटिस्ट शब्द सब का प्रयोग जो बड़ा ही सरल है कि कार्ल मार्क्स ने पूंजी में भारत की जात व्यवस्था को अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम विभाजन कहा है, अनऑल्टरेबल सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने उसी शब्द को पकड़ करके भारत की जन्मना जातीय समाज की संरचना की व्याख्या की है। अब अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम क्या होता है? दुनिया में कहीं भी संवैधानिक अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम नहीं पाए जाते हैं। केवल भारत की जात व्यवस्था में अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम, सोसाइटी सेंटर्ड डिवीजन ऑफ सोशल लेबर, इंडिविजुअल सेंटर्ड डिवीजन ऑफ सोशल लेबर नहीं है। गुणकर्म, वैयक्तिक गुणकर्म विभाग नहीं है, ये समाज के गुणकर्म विभाजन पर आधारित है। अब है कैसे? अपरिवर्तनीय श्रम किसे है? जैसे बिजली का पंखा चलता है, अब इस पंखा का श्रम अपरिवर्तनीय है। यह पंखा हल नहीं जोत सकता है। अभी हम लोग वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। अब इसको कहिएगा कि आप हार्वेस्टिंग कीजिए खेत में जा कर के, मोबाइल साहब आप जा कर के थ्रेशर का काम कीजिए, कोई नहीं न करेगा।
एक ही श्रम करेगा कि ये फोटो और बातों को इलेक्ट्रोनाइज मैग्नेटाइज करवा करके संप्रेषित करता है। तो कहने का मतलब कि मशीनी श्रम अपरिवर्तनीय होता है और त्रेता युग के सामाजिक श्रम पर आधारित सभ्यता संस्कृति के निर्माता ईशावास्योपनिषद का संविधान ने इसे अपरिवर्तनीय सामाजिक तेन तक तेन भुंजिता ये अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम है। आपस में बांट खोट करके खाओ, ये अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम है। देख लीजिए 1917 में जब महात्मा लेनिन के द्वारा निर्देशित किसान मजदूर की क्रांति सफल होती है और शीत प्रासाद पर किसानों और मजदूरों का कब्जा होता है, तो क्या करते हैं वह सोवियत सरकार क्या करती है कि तब तक जितने चल अचल संपत्तियां थी उत्पादन के साधन थे सबका राष्ट्रीयकरण कर लेता है और फिर बैंक कर्मचारी के हाथ में, रेल कर्मचारी के हाथ में, खेत किसानों के हाथ में, खान मजदूरों के हाथ में, शिक्षा कर्मियों के हाथों में। इस तरह से जिस काम को जो सामाजिक ग्रुप कर रहा है उसी के अधीन कर देता है। यही है तेन तक तेन भुंजिता। दिक्कत क्या हुई है तो सोवियत राष्ट्रीयकरण के बाद ट्रेड यूनियन का जो विकास हुआ तो उसको एक व्यक्ति के श्रम को अपरिवर्तनीय नहीं रखा गया, उसको यह मौका दे दिया गया कि तुम श्रम बदल करके अपना विकास करो। तो रेल कर्मचारी जा कर के बैंक कर्मचारी बन जाता था, बैंक कर्मचारी जा कर के शिक्षाकर्मी बन जाता था। तो इससे वह सामाजिक संरचना तेन तक तेन भुंजिता वाली सामाजिक संरचना अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी सामाजिक संरचना नहीं बन पाई। तो इसीलिए अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम विभाजन पर आधारित जन्मना जातीय उत्पादन प्रणाली मानव मशीनी उत्पादन प्रणाली है और यह प्राकृतिक है। वर्ण समाज को देख लीजिए, वर्ण समाज के संविधान में स्पष्ट कहा गया है संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे। हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ बोलें, हमारा सामाजिक मन हो, ये सब काम आग पानी हवा धरती आकाश महाकाल ये पहले ही हमसे कर चुके हैं। हम उनकी संतान है और उन्हीं से हम सीखते हैं साथ साथ चलना, सहयोगात्मक जीवन जीना। ये आग की ताकत अपनी है, हवा की ताकत अपनी है, पानी की ताकत अपनी है, आकाश की ताकत अपनी है, धरती की ताकत अपनी है, ये महाकाल की ताकत अपनी है। आग यदि चाहे तो पानी को भाप बना करके उड़ा देती है, पानी यदि चाहे तो आग को बुझा दे सकता है। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो ये सारे प्राकृतिक महाश्रमिक अपने अपने अहंकार को सृजन की वेदी पर
न्यौछावर कर देते हैं। किसी प्रकार का अहंकार इसमें नहीं रहता है। तो यही सहयोगात्मक समाजवाद है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, विभिन्न गुण कर्म वाले व्यक्ति, प्रकृति ने सबको एक गुण कर्म, समान गुण कर्म, यूनिफॉर्मिटी में नहीं बनाया है, वह इक्वलिटी में जरूर है। सबके आँख, कान, नाक, मुंह, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, ये इक्वलिटी में है। लेकिन ये सारे के सारे इंद्रियाँ एक समान एफिशिएंट और एबिलिटी फुल नहीं है। तो इस तरह से प्रकृति ने जितनी विभिन्नताएं की हैं, इन विभिन्नताओं में जो एकता है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, अनेकता में एकता नहीं, वो तो व्यक्तिवाद का अहंकार रूप है। जो अनेकता में एकता, हमारे फुलवारी में रंग बिरंग के फूल हैं, हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, डोम हैं, दुसाध हैं, चमार हैं, बावन हैं, और सब एकताबद्ध हैं। यह कहीं संभव हो? जहाँ पर डोमटोली हो और बवन टोली हो, वहाँ पर सामाजिक एकता बन कैसे सकती है? जहाँ पर अरबपति खरबपति हो और एक भिखमंगा का राज हो देव घर में, देवस्थल पर, तो सामाजिक एकता कैसे बनेगी? इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समओ मनांसि जानताम। इसका अर्थ है कि एकता में अनेकता, एकता में अनेकता। समाज एक है और उसमें अनेक गुण कर्म वाले व्यक्ति हैं, और सारे के सारे संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगो मनांसि जानताम वाले हैं। और ये संवैधानिक चेतना विज्ञान कहाँ से आई है? तो देवाभागं यथा पूर्वे, आग पानी हवा धरती आकाश। देखिए बिंदु जी महाराज कितना सुंदर, बिंदु जी महाराज कितना सुंदर भजन गाते हैं। ये अनेकता, एकता में अनेकता की। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इसमें अनेकताएं जो आती हैं पूर्णता में, तो देखिए बिंदु जी महाराज का भजन, वो कहते हैं पहचान सको तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही हो पालनहारा, हड्डी मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा, दाता दिया है जीवन दान, पहचान सको तो पहचान। ये हड्डी मांस और खून में शुद्ध दूध की धारा आ जाए, और वो भी बच्चा के जन्म से पहले ही सारी व्यवस्था है। यह प्राकृतिक संरचना है, देवाभागं यथा पूर्वे है। और ये क्या है? तो समानो मंत्र समीति, समानी समानं मनः सह चित्त मेखाम, समानो मंत्रमं भी मंत्रे, समानेन ओ हविषा जुहोमि, समानी ओ आकूति, समाना हृदयान्वः, समानमस्तु यो मनो यथा वह सुसहासति। सत्यचित आनंद सच्चिदानंद रहता है इस समाज में, जहाँ पर ऐसी समानता होती है। सामाजिक मन होता है, सामाजिक विवेक होता है, सामाजिक चेतना होती है, कॉन्शसनेस। तो जहाँ पर ये सब कुछ समाज से मिश्रित होते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति आचरण करता है,
तो वह सुसाहसती सच्चिदानंद मूलक समाज होता है। इसलिए मैन मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम वर्ण समाज के आग, पानी, हवा, धरती, आकाश द्वारा जो प्रचुरता मूलक बनाया गया है परिवेश को, जिसमें वर्ण समाज का विकास हुआ है, उसी प्रचुरता को ये जो महाश्रमिक हैं, ये मशीन लेबरर हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, आग, पानी, हवा, जो माइक्रो टेक्नोलॉजी से नैनो टेक्नोलॉजी तक का निर्माण करते हैं, उसमें अर्थपूर्ण वाणी युक्त चेतना का विकास नहीं हुआ है। लेकिन ये महाश्रमिक जो मानव जाति को बना दिया है, तो मानव जाति में अर्थपूर्ण वाणीयुक्त चेतना को विकसित करने की क्षमता दे दी है, योग्यता दे दी है। क्योंकि वृक्ष अपना इतिहास नहीं लिख सकता, ये सूर्य, चंद्रमा, धरती, महासागर, हिमालय पर्वत अपना इतिहास नहीं लिख सकते। इसलिए मानव जाति को जन्माया है कि ऐ मानव जात, तुम मेरा इतिहास लिखो। अब एक मोटरसाइकिल हम चलाते हैं, 2 पहिया वाहन, कितनी आवाज़ करती है वो, साइलेंसर लगा देने पर भी इतनी आवाज़ करती है। तो एक अत्यल्प छोटा सा मशीन जब इतना ध्वनि पैदा कर रहा है, इतनी ध्वनि को पैदा कर रहा है, तो ये धरती को देखिए। तो ये धरती तो दैनिक गति और वार्षिक गति दोनों गतियों में सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। कितनी भयानक ध्वनि होती होगी इनकी। और इन ध्वनियों के प्रकंपन से किसी भी ग्रह नक्षत्र का मार्ग बाधित नहीं हो रहा है। आश्चर्यजनक है प्रकृति की रचना। और कितना बड़ा शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है इस प्राकृतिक संरचना में, सृष्टि के संरचना में। तो मानव मशीनी उत्पादन सेवा प्रणाली में भी कपड़ा बुने जाते हैं, चरखा चलती है, उसमें ध्वनि है, चाक की ध्वनि है, ढेर सारे हम रथ बनाते हैं, क्या कहते हैं, सोना के आभूषण बनाते हैं, पत्थर, कीमती पत्थर को हम तराश करके बनाते हैं। तो ये सारे ध्वनियाँ हैं और इन्हीं सारी ध्वनियों से भाषा विज्ञान विकसित हुआ है। तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली की जो 5वीं महासंहितात्मक तर्क है कि अधराहनु पूर्व रूपम, उत्तराहनु उत्तर रूपम, वाक् संधि जिह्वा संधानम इत्यादि अध्यात्मम। तो जिस तरह से प्राकृतिक प्रचुरता के श्रमिक जो हैं आग, पानी, हवा, वह जब मानव के शरीर में आकर के वास करके सामाजिक श्रम पोषित सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं, तो इससे एक नया अध्यात्म भी पैदा हो जाता है मशीन वाला कि अधराहनु नीचे का जबड़ा थीसिस, ऊपर का जबड़ा एंटीथीसिस, और अर्थपूर्ण वाणी सिंथेसिस और जिह्वा एजेंट। आज तक ऐसा वैज्ञानिक तर्क दुनिया में कहाँ आया है। ये तो त्रेता युग में आया और द्वापर युग आते ही यह तर्क विज्ञान खत्म हो गया। फिर हम
आगे इसको भी काम विस्तृत रखेंगे।